वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 9 नवंबर 2021 और 9 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई और यहाँ पर मैंने कंप्लीट जानकारी दिया था पिछले वीडियो में। इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से लिखिए और कोशिश कीजिए कि इसे विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के बाद किस जिला का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक बढ़कर 306 हो गया है। यहाँ पर प्रश्न पूछा रहेगा बिहार के किस जिले की एयर क्वालिटी इंडेक्स में वृद्धि हुई है जो कि बढ़कर 306 हो गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुजफ्फरपुर जिला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के बाद मुजफ्फरपुर जिला का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक यानी कि बढ़कर 306 हो गया, जो कि यह एक चिंता का विषय है। और यहाँ पर हमने इसी में एक और पॉइंट को लिखा है। हालांकि उच्च न्यायालय दिवाली के समय पटाखों पर बैन करती है, परंतु लोग इन नियमों का पालन नहीं करते, जिससे कि पर्यावरण पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के साथ साथ अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी पटाखों पर बैन किया था, परंतु लोग इसे नहीं मानते, जिससे कि पर्यावरण पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर बात आई है कि किस जिला का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक है, तो आपको ध्यान रखना मुजफ्फरपुर जिला। और वहीं पे अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 हो गया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमने मुजफ्फरपुर के बारे में कुछ पॉइंट को लिखा है कि हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर में 61वां शहीद पशुपतिनाथ समारोह का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर जिला के पिग्गी बैंक स्कीम को देश स्तर पर यानी कि भारत स्तर पर खूब सराहना मिली है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। संबंधित चीज़ें जो भी होती है, जैसे कि इस प्रश्न में बात हुई मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट और भी मैंने आपको बताए हैं। सभी चीज़ों को एकदम से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि हम बात करें मुजफ्फरपुर में ही बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में ही जो वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, तो इन्होंने 177 योजनाओं की शुरुआत की थी। और भी कई सारे प्रश्न हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सभी को एकदम से रिवीजन देते रहिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार सरकार ने कितने प्रखंडों पर सुधा डेयरी के बूथ खोलने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं, इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 534 प्रखंड में। आपको बता दूं कि हाल ही में राज्य के 534 प्रखंड में सुधा डेयरी के बूथ खोलने का निर्णय बिहार सरकार द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें और भी है, इसका निर्णय क्यों लिया गया, इससे क्या फायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा है। तो एक एक करके सभी पॉइंट को देखते हैं। तो यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लिया गया है, यानी कि राज्य में दुग्ध का उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य ही यह निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार सरकार ने राज्य के हर कोने में अब सुधा के दूध व अन्य उत्पादों की बिक्री करने के मकसद से बूथों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है 534 प्रखंडों में ये बूथ खोला जाएगा और 534 प्रखंडों में लगभग 600 बूथों का निर्माण किया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार ने कॉम्फेड के माध्यम से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कॉम्फेड का जो अर्थ होता है, पूरा नाम होता है बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड। और यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे बात है डेयरी की, तो एक डेयरी है जो कि गुजरात की अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा फेमस है और ये गुजरात से संबंधित है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न हाल ही में बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए कितने एकड़ भूमि का आवंटन किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 200.02 एकड़ भूमि का आवंटन अभी हाल ही में दरभंगा एम्स बनाने के लिए किया गया बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए भूमि का आवंटन किया है, जिसमें कि कुल भूमि जो है ये 200.02 एकड़ जमीन पर दरभंगा एम्स का निर्माण किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दरभंगा एम्स के लिए 200.02 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है अभी हाल ही में।
और यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ 750 बेड की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ दरभंगा एम्स बनने में कुल जो लागत होगी ये 1264 करोड़ रुपये की है। तो ये भी जानकारी याद रखिए, ये आखिरी वाले भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। 750 बेड की यहाँ पर व्यवस्था होगी और इसके निर्माण की जो कुल लागत है ये 1264 करोड़ रुपये है। अब यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि दरभंगा एम्स बनने के बाद यह देश का 22वां और बिहार का दूसरा एम्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है, भारत का ये 22वां एम्स होगा जबकि बिहार का ये दूसरा एम्स होगा। और साथ ही साथ हाल ही में दरभंगा जिले के गौरव कुमार का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और एक पॉइंट और है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दरभंगा जिले का चयन जलवायु अनुकूल खेती के लिए किया गया है। तो ये सभी पॉइंट को यहाँ से आप याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी के सभी पॉइंट करंट अफेयर्स की श्रेणी में है। आप इसके इंपॉर्टेंस को खुद समझ रहे होंगे, ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस देश ने यह घोषणा की है कि वह 2024 में चांद पर अपना रोवर भेजेगा। ये घोषणा अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है कि वह चांद पर 2024 में अपना एक रोवर भेजेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में निजी कंपनियों द्वारा संचालित एक अभियान के तहत ऑस्ट्रेलिया को 2024 के मध्य तक चंद्रमा पर पानी की तलाश करते देखा जा सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इस रोवर को जो भेजा जाएगा 2024 में, इसका उद्देश्य होगा कि चंद्रमा की सतह पर पानी की तलाश करना। तो आपको ये ध्यान रखना 2024 के मध्य तक ये चंद्रमा पर पानी की तलाश करते हुए देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है, यदि सब कुछ सफलतापूर्वक हुआ तो यह ऑस्ट्रेलिया निर्मित घटकों का चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला रोवर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर हम रोवर की बात करें तो करीब 10 किलोग्राम वजन वाला रोवर चंद्रमा पर अनुसंधान करने वाले जापान की कंपनी आई स्पेस द्वारा बनाए गए हाकुटो लैंडर के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका लैंडर का नाम क्या होगा, यह होगा हाकुटो। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए। और भी कुछ अन्य तथ्य हैं जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो सभी को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक और करंट अफेयर्स के प्रश्न को ऐड किया है कि इसके अतिरिक्त हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत 2026 तक चंद्रमा पर ऑस्ट्रेलिया निर्मित रोवर भेजने की योजना की घोषणा की गई है। तो ये भी ध्यान रखिए। और साथ ही साथ हमने एक और पॉइंट को लिखा है कि यह रोवर ऑक्सीजन युक्त चंद्रमा की मिट्टी को एकत्र करेगा जिसका उपयोग मानव जीवन के सहयोग में मदद करने के लिए किया जाएगा। और एक पॉइंट भारत से रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ये कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑक्सी इंडेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ऑक्सी इंडेक्स नौसेना अभ्यास जो होता है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होता है, जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। शायद मुझे याद है कि इसकी जानकारी मैंने आपको दिया है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। यह घोषणा भी हाल ही में किस देश के साथ किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेनेगल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारत और सेनेगल ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में सहयोग और सेनेगल के राजनयिक को प्रशिक्षित करने को लेकर के एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। भारत और सेनेगल ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में सहयोग और सेनेगल के राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से या फिर प्रशिक्षित करने को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस देश का नाम है सेनेगल, जो कि पश्चिम अफ्रीकी एक देश है। यहाँ पर अगर हम इस समझौता की बात करें तो इसके साथ ही इस समझौता में कारोबार एवं निवेश, विकास गठजोड़, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, रक्षा एवं सुरक्षा, कृषि सहित आपसी हितों से जुड़े सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। और साथ ही साथ दोनों देशों के विदेश राज्य मंत्रियों ने इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि दोनों देशों के जो विदेश राज्य मंत्री हैं इन दोनों के साथ ये समझौता हुआ, जो कि अभी हाल ही में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भारत ने सेनेगल के साथ इस मामले में समझौता किया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है सेनेगल, जो कि एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है इसकी जो राजधानी यह है डेकर। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आई होप कि यहाँ पर आप सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में सोहराय कोहबर को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो यह भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सोहराय कोहबर जो ये एक प्रकार की कला है। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में एकदम से विस्तार से बता दूं कि दीवारों और कपड़ों पर परंपरागत और कलात्मक तरीके से उकेरी जाने वाली झारखंड की सोहराय व कोहबर लोक कला को अब ग्लोबल पहचान मिल गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमारा अगला पॉइंट है हजारीबाग के जनजातीय इलाके से निकली इस कला को अब जीआई टैग मिल गया है। अर्थात यहाँ पर जो याद रखने लायक चीज़ें ये है कि सोहराय व कोहबर, सबसे पहले ये ध्यान रखें, ये एक लोक कला है
और साथ साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए ये हजारीबाग से ही इसका मतलब विकास हुआ है। और जैसे कि अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया और साथ ही साथ जीआई टैग मिलने के बाद इसे एक प्रकार की ग्लोबल पहचान मिली है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि देश भर में अब इसे झारखंड की कला के रूप में जाना जाएगा। और साथ ही साथ जीआई टैग मिलने का सीधा फायदा इस कला से जुड़े स्थानीय कलाकारों को मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह झारखंड का पहला जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद है। तो ये भी जानकारी यहाँ से याद रखें। अब यहाँ पे बात आता है जीआई टैग की। तो जीआई टैग का अर्थ क्या होता है? पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये भी ध्यान रखें। और जीआई टैग के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको ऑलरेडी कई बार दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो इस कला के अंतर्गत जो कि सोहराय व कोहबर एक प्रकार की लोक कला है, तो इसमें घर घर में दीवारों पर पशु पक्षियों, पेड़ पौधे और ग्राम में जीवन की गतिविधियों की खूबसूरत चित्रें शामिल है। अर्थात यही सारी चित्रें बनाई जाती है इस कला के अंतर्गत। अब बात करें झारखंड की, तो आपसे जानते हैं झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत सोरेन तथा राज्यपाल हैं रमेश बैस। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये थे बाबूलाल मरांडी। और झारखंड का जो गठन हुआ था बिहार से बंटवारे के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था। अब यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड एक और पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेगा। स्मार्ट सिटी इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड राज्य शीर्ष पर रहा है। पूरे देश में अगर बात करें तो झारखंड राज्य स्मार्ट सिटी इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है। हमारा अगला पॉइंट यह है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार हेतु $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो ये भी पॉइंट यहां से याद रखें, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु कानून को वैध घोषित किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूजीलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड में 7 नवंबर 2021 को इच्छा मृत्यु वाला कानून लागू हो गया है। न्यूजीलैंड में 7 नवंबर 2021 को इच्छा मृत्यु वाला कानून लागू हो गया है, अर्थात इसे अब वैध घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसके साथ ही न्यूजीलैंड उन मुल्कों में शामिल हो गया जहां इच्छा मृत्यु को कानूनी दर्जा हासिल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें उन मुल्कों या फिर उन देशों की जहां पर इच्छा मृत्यु को कानूनी दर्जा प्राप्त है, तो इनमें स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया शामिल है। तो ये कुछ प्रमुख देश हैं जहां पर इच्छा मृत्यु को कानूनी दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ये ध्यान रखिए, और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। और अगला जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में गर्भपात का सामना करने वाले श्रमिकों को पेड लीव देने वाला दुनिया का दूसरा देश न्यूजीलैंड बना है। आई होप कि यहाँ पर आप पेड लीव शब्द का अर्थ समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया का पहला कौन ऐसा देश है जिन्होंने जो श्रमिकों को पेड लीव देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेंगे। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट यह है कि हाल ही में न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बना है। इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था। कानून लाने वाला यानी कि जलवायु परिवर्तन पर कानून लाने वाला विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न किस भारतीय को एस्टोनिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अजनीश कुमार को एस्टोनिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अजनीश कुमार को हाल ही में एस्टोनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है वे 1996 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ब्रुनोई दारुसलाम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। तो ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे बात है एस्टोनिया की। तो एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में एक स्थित देश है और इसकी जो राजधानी यह है ताल्लिन और यहाँ की जो करेंसी ये है यूरो। अब यहाँ पे हम बात करें एस्टोनिया की, तो एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है और बाल्टिक देशों की श्रेणी में जो प्रमुख देश हैं उनमें एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया शामिल है। तो ये सभी देश बाल्टिक देशों की श्रेणी में आते हैं। अब आपके मन में इस सवाल उठ रहा होगा बाल्टिक देश आखिर क्या होता है? तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बाल्टिक देश आखिर होता क्या है। तो बाल्टिक उन क्षेत्रों को कहते हैं जिन्हें कि रूसी साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वतंत्रता मिली थी। तो रूसी साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध के समय जिन भी देशों या फिर जिन भी क्षेत्रों को मतलब स्वतंत्रता मिली उन्हें ही बाल्टिक देश कहा जाता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। और इनमें जो प्रमुख है ये है एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। अब यहाँ जो हमारा अगला पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग देखते होंगे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुआ है, कई बार होता है राजदूत कौन नियुक्त हुआ है। तो दोनों में थोड़ी सी अंतर है, उसे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ से भी आपके प्रश्न बने, तो इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो राष्ट्रमंडल देशों में उच्चायुक्त की नियुक्ति होती है जबकि गैर राष्ट्रमंडल देशों में राजदूत की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर राष्ट्रमंडल देश कौन है, गैर राष्ट्रमंडल देश कौन है, इस बारे में आप कंप्लीट जानकारी आप गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको बता दूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर इस चैनल के माध्यम से जो ऑफर लाया गया था, जो वीपीएससी मेकर ऐप पर जो हमारे कोर्स हैं वहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा था। लेकिन छठ पूजा को देखते हुए इस ऑफर को पुनः बढ़ाया गया। ये बढ़ाकर क्या क्या 12 नवंबर, इसकी जो अंतिम डेट है ये है 12 नवंबर। तो 12 नवंबर तक ये सारी चीज़ों को आप 50% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही वीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पर मेंबरशिप लेने में आप देखेंगे 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कोर्स का जितना एक्चुअल फी है उसमें आपको 50% लगभग पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये तमाम चीज़ों को यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके अंतर्गत आप देखेंगे टेस्ट सीरीज होगा जिसमें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड होगा। आप चाहें तो पीडीएफ से टेस्ट दे सकते हैं प्रिंट आउट करके, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा डेली और मंथली करंट अफेयर से संपूर्ण बिहार जी के बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल सेट और भी कई सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और डेली यहाँ पर आपको क्विज भी मिलेगा देखने को। तो तमाम चीज़ें यहाँ से आप ऐप पर एक्सेस कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी से ज्वाइन कर सकते हैं। 12 नवंबर 2021 तक ये ऑफर लागू है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में हुआ है और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि 100 साल पहले काशी के मंदिर से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी की गई थी, जिसे कि कनाडा के एक विश्वविद्यालय को बेच दिया गया था। अब इसे कनाडा के विश्वविद्यालय से वापस लाने या फिर वापस भारत लाया जाएगा और तथा इसे काशी के मंदिर में पुनः स्थापित किया जाएगा। तो ये अभी आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया है कि कनाडा के एक विश्वविद्यालय में 100 वर्ष पहले बेचा गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा तथा यहाँ की करेंसी है कनाडियन डॉलर। और वर्तमान में कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न बताया था कि हाल ही में कनाडा में विश्व के सबसे पुराने पानी की खोज की गई है। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। आई होप कि आपको ये याद होगा। पृथ्वी पर जितने भी जल मौजूद हैं उनमें से सबसे पुराना जल की श्रेणी में इसे रखा गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये कनाडा में है। अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है कि हाल ही में कनाडा ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस से मनाया जाता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो कि मौत का प्रमुख कारण बनती है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। WHO के अनुसार इस बीमारी को दूसरी सबसे घातक बीमारी माना गया है जो कि मतलब कि सर्वाधिक मौत का कारण बनती है। इसमें हमारा अगला पॉइंट है, इस दिन को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषणा के बाद मनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, पहली बार 2014 में 7 नवंबर को मनाया गया था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह दिन अर्थात 7 नवंबर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती का दिन है जो कि भौतिकी में 1903 के नोबेल पुरस्कार की विजेता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए, वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का जयंती 7 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में कामेंग नदी चर्चे में था, यह किस राज्य में स्थित है। कामेंग नदी किस राज्य में स्थित है जो कि अभी हाल ही में चर्चे में था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामेंग नदी चर्चे में रहा है क्योंकि हाल ही में चीन की सीमा के निकट 3.4 यानी कि 3.4 तीव्रता के भूकंप के कारण हुए भूस्खलन में कामेंग नदी में बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हो गई है। तो इसी को मतलब कि ध्यान रखते हुए इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये नदी जो चर्चे में है ये कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा इस क्षेत्र को यानी कि कामेंग नदी वाला जो क्षेत्र है ये भूकंपीय जोन 5 में रखा गया है। और इसका अभिप्राय यह है, भूकंप जोन 5 का अर्थ यह होता है कि यह भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। और साथ ही साथ हमने एक पॉइंट और लिखा कि भूस्खलन के कारण कई टन कीचड़ और चट्टानों का नदी में समावेश हुआ जिससे कि जल का प्रभाव काफी हद तक कम हो गया है और बहुत अधिक मलबे के कारण नदी का रंग काला हो गया है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ऑक्सीजन की कम घुलित मात्रा के चलते मछलियों की मौत हुई है जो कि बड़े पैमाने पर मौत हुई है। तो यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है ये जो नदी चर्चे में है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ यात्रा पर थे और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ अर्थात उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कितने फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो 12 फुट प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में केदारनाथ उत्तराखंड में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
अब यहाँ पे हम बात करें शंकराचार्य की, तो आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोची केरल के पास कलाडी नामक स्थान में हुआ था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, 33 वर्ष की आयु में उन्होंने केदार तीर्थ में समाधि ली थी और वे शिव भक्त थे तथा वे बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। तमाम चीज़ों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जम्मू ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में, तो यहाँ से प्रश्न बनने की आपकी संभावना है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कंप्लीट जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, तो आप चाहे यहाँ पर डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और साथ ही साथ हमारे स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स वगैरह को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके इसका ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये छठ पूजा के अवसर पर ही इसे मतलब बढ़ाया गया, तो आप लोग इसमें लाभ उठा सकते हैं। तो जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कीजिए और बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप सभी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।